हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज आप इस क्लास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं विवेक राय इस वीडियो को लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंत में टेस्ट सीरीज है, जिसे आप ज़रूर से ज़रूर पहुंचिएगा वहां तक। संयम पूर्वक पूरे वीडियो को देखिए, टेस्ट सीरीज तक पहुंचिए, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपनी प्रतिभा को और निखारिए। इस शुभकामना के साथ मैं विवेक राय इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। प्यारे छात्रों, चलिए शुरू करते अपने इस वीडियो को। प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया देखिए, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि भारत देश का एक प्रधानमंत्री होगा। प्यारे छात्रों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये बात भारतीय संविधान में कही गई है। ठीक है, देखिए, भारत में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्र का प्रमुख होने का सेंस ये है कि सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, लेकिन उन सभी सब शक्तियों का उपभोग, ठीक है, प्रधानमंत्री करता है। इसीलिए राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। प्यारे छात्रों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त है, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक होता है। प्यारे छात्रों, हमने अभी इसी बात पर डिस्कस किया था कि संविधान में प्रधानमंत्री के पद को वास्तविक शक्ति प्राप्त है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए जो भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, उन सभी शक्तियों का उपभोग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो सारी होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपभोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए उसे वास्तविक शक्तियों का प्रधान भी कहा जाता है। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसे भी ध्यान रखेंगे आप कि प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी कि राष्ट्रपति को जो भी राजकीय कार्य हैं उन सभी कार्यों में सहायता के लिए ये मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। प्यारे छात्रों, वरना अगर इसकी ज़रूरत न हो सहायता की, इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों का प्रयोग राजकीय कार्यों में करता है, जिसकी मंत्रणा मंत्रिपरिषद द्वारा ली जाती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्यारे छात्रों, देखिए, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार स्थापित की गई है, अतः यहाँ के प्रधानमंत्री को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के समान रखा गया है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। प्यारे छात्रों, और इंग्लैंड से चूंकि संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री के समान ही होता है, यानी कि ये समस्थानिक होते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, यानी कि बहुमत दल का नेता है जिसके झंडे तले पूरी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, जिसके फेस को आगे करके लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, वही उस पार्टी के बहुमत दल का नेता होता है। और पार्टी की विजय के साथ साथ उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री भी चुन लिया जाता है। प्यारे छात्रों, अब देखिए, आगे देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में। क्या क्या कार्य हैं प्रधानमंत्री के? देखिए, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाना और राष्ट्रपति द्वारा केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाना, ये सारी शक्तियाँ पीएम में यानी प्रधानमंत्री में निहित हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिस पे देश के सभी मंत्रियों, यानी कि देश में किसे कौन सा मंत्री बनाना है,
कौन सा विभाग सौंपना है, ये सारी बातें उसमें वर्णित होंगी और उन्हीं चीज़ों को पढ़ के राष्ट्रपति दिए हुए नाम के व्यक्ति को वो विभाग सौंप देता है। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उसको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को ये शक्ति प्राप्त है कि वो जिसे जो विभाग दे चुका है अगर चाहे तो उनके विभागों में भी परिवर्तन कर सकता है, इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए बहुमत दल का नेता होने के कारण उसके पास ये शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और अपने मर्जी के हिसाब से निर्णय में संशोधन कर सकता है, निर्णय को बदल सकता है। ठीक है प्यारे छात्रों, इसीलिए तो उसे बहुमत दल का नेता भी कहा जाता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देना या उसे बर्खास्त करने की सलाह वह राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी मंत्री के त्यागपत्र की घोषणा राष्ट्रपति से कहलवा के करवा सकता है। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री की जो भी सलाह होती है उस सलाह को सभी मंत्री अक्षरशः उसका अनुकरण करते हैं प्यारे छात्रों। ठीक है, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। अब बहुमत दल का नेता होने के कारण उसके पास ये पावर तो होगी ही कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर के हों, चाहे उप मंत्री हों, उन सभी मंत्रियों की छोटी से लेकर बड़ी गतिविधियों की मॉनिटरिंग करने का काम जो होता है वह प्रधानमंत्री के पास होता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। देखिए अगर मुखिया ही अपने पद से त्यागपत्र दे देगा तो मंत्रिमंडल तो वैसे ही खत्म हो जाएगा प्यारे छात्रों। ठीक ये उसी प्रकार अगर एक एग्जाम्पल दें कि अगर आपके परिवार में आपके पिताजी नौकरी पेशा हैं, अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे दें तो फिर अब एक एक पैसे के लिए पूरे परिवार को तरसना पड़ता है। ठीक वही बात यहाँ पे भी लागू होती है प्यारे छात्रों, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने का सलाह दे सकता है। ठीक है, नोट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ज़रा समझिएगा आप लोग। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो अन्य मंत्री हैं वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्रिमंडल भी भंग हो जाता है प्यारे छात्रों। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। देखिए प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक या फिर किसी कारणवश वो अपने पद से रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल होगा वो कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसके सारे कार्य रुके हुए रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री फिर से पद पे नहीं आ जाता है। ठीक है, अब नियुक्तियों के संबंध में जो भी अधिकार हैं उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री किन किन लोगों की नियुक्ति कैसे कैसे करवाता है। ठीक है, देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों का चुनाव, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव, इन सभी के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी सलाह देता है और उसकी सलाह के अनुसार ही मंत्रिमंडल के दिए गए व्यू के अनुसार ही इनकी नियुक्तियां की जाती हैं प्यारे छात्रों। देखिए संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के कुछ अधिकार हैं, उन्हें भी ध्यान दीजिए। वह राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने, उसका सत्रावसान करने का परामर्श देता है। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो प्यारे छात्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत करने और उसके सत्रावसान करने का परामर्श कौन देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन था मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं संसद के अन्य सदस्य। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये प्रधानमंत्री के अधिकारों में ये निहित है कि वो संसद के सत्र को आहूत करने व उसका सत्रावसान करने का परामर्श जो होता है वह राष्ट्रपति को देता है। वह लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है, इसके लिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर आज चाहे तो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। ठीक है,
वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। सभा पटल इन द सेंस कि वह लोकसभा में सरकार के द्वारा जो भी नीतियां तय की गई हैं उन सभी नीतियों के बारे में जिक्र करता है सदन में। ठीक है प्यारे छात्रों, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्य प्रवक्ता होने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह जो भी बातें सरकार में होती हैं उन सभी बातों को लोकसभा में यानी संसद के सामने तथा राष्ट्रपति के सामने रखने का उसे पूरा अधिकार होता है और मुख्य प्रवक्ता का काम करता है ऐसी स्थिति में। देखिए आर्टिकल 75 में कुछ बातों को कहा गया है, उन बातों पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं प्यारे छात्रों। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2016 में पूछा हुआ था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह वाक्य या फिर यह शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 74, 75, 76, 77 दे दिया था प्यारे छात्रों। तो वहाँ पे लोग कई बार कंफ्यूज हो गए थे, अनुच्छेद 75, 76 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बता दें आपको अनुच्छेद 75 में इन चीज़ों का जिक्र किया गया है प्यारे छात्रों। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये लाइन लिख दी गई है, बहुत ज़रूरी लाइन नहीं है। देखिए अगर लोकसभा का विघटन हो जाए यानी कि मंत्रिमंडल का विघटन प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति द्वारा करा दिया जाएगा, तब सारे मंत्री अपने पद से रिक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, तो ये एक लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो लिखा गया है एकदम सही, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया है इससे आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसे रेड कर दिया है। बहुत ही ज़रूरी लाइन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्रिपरिषद जो भी है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का कारण बस यही है क्योंकि वो लोकसभा में ही चुन के जाते हैं भारत की जनता द्वारा। तो जहाँ के लिए वो चुने जाएंगे वहाँ के प्रति उत्तरदायी होना तो स्वाभाविक ही है प्यारे छात्रों। देखिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का भी वर्णन संविधान में किया गया है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में। आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे छात्रों? बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अंत में जो टेस्ट सीरीज है उसे भी लगाइए और एक उम्मीद की किरण अपने आप में देखिए कि आप भी परीक्षा में किस पायदान तक हैं। क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही हैं दोबारा वीडियो को देखिए, फिर टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर देंगे प्यारे छात्रों आप। देखिए मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। देखिए प्यारे छात्रों आपको बता दें हम कि अगर ये राष्ट्रपति हैं और ये मंत्रिपरिषद है तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों की जो भी रिपीट होती है वह राष्ट्रपति तक पहुँचाने का कार्य पीएम साहब का होता है, क्योंकि बीच की कड़ी यही होती है प्यारे छात्रों। देखिए देश में आपातकाल या कोई अन्य मामला जैसे विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देने का कार्य भी भारत के प्रधानमंत्री का ही होता है प्यारे छात्रों। देखिए संघ के कार्यपालक एवं प्रशासक संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर राष्ट्रपति को सूचित करता है। देखिए ये बीच की कड़ी है प्यारे छात्रों, हमने आपसे कह दिया। तो संघ के कार्यपालक के रूप में एवं प्रशासक के रूप में मंत्रिपरिषद में जो भी छोटे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, जो भी बातें होंगी, उन सभी बातों को राष्ट्रपति को अवगत कराना इसका मूलभूत कर्तव्य होता है प्यारे छात्रों। ठीक है, और अंत में एक बात और कहेंगे आपको कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। तो लोकसभा में ही ये मंत्रिपरिषद होती है और इसी मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, अतः इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है प्यारे छात्रों। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। चलिए प्यारे छात्रों, अब आ गई वो घड़ी जब आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट बहुत संयम से देना है।
आप इस टेस्ट सीरीज में कितने नंबर पा रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो बढ़िया कमेंट दें, जिससे हमें और उत्साह मिले और हम आपके लिए और वीडियो लेके आएँ। शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को। देखिए, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्यारे छात्रों, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। ये बात आपको बता दी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? प्यारे छात्रों, हमने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति को ये गौरव प्राप्त है कि प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाता है। प्यारे छात्रों, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्यारे छात्रों, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता कौन है, पहले ये बता दीजिए। मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपको पता है प्रधानमंत्री होता है, और परिषद का प्रमुख होने के कारण उसकी अध्यक्षता करने का जो गौरव है वो भारत के प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्यारे छात्रों, हमने आपको बताया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है हर 5 वर्ष बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? प्यारे छात्रों, ये 5 ईयर्स का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ये करेक्ट होगा। प्यारे छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपना व्यू जरूर दीजिए, और अगर वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो हमारे सभी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे हम आगे बढ़ के आप सभी की मदद कर सकें। देखिए प्यारे छात्रों, ये सारा वीडियो हमारे उन्हीं छात्रों के लिए है जो बहुत गरीब तबके से हैं, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।